चैप्टर 5 आपका चल रहा था और कल हमने आपको बताया था कि आपका चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है, ठीक। लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे आपके जो बताना ज़रूरी है, तो इसके लिए आज या कल में आपके ये पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। इनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए आज के और कल की वीडियो में इनके बारे में हम बता देंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके रह गए थे लास्ट में, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और देखो, पढ़ते जाया करो, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं वो तो आपकी होनी है, तो जितना आपको मिल सके पढ़ते जाया करो। और दूसरे स्रोत हो, कहीं से भी आप पढ़ना चाहते हो या कहीं पर आपके गांव में कोई पढ़ाता तो वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ सकते हो। देखो, बोर्ड परीक्षाएं होनी ही होनी है, चाहे आपको टाइम मिले और चाहे ना मिले, तो आपको तो पढ़ना अनिवार्य है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ते जाया करो। बाकी आगे जब स्कूल खुलेंगे तो वो परिस्थितियाँ अलग होंगी, वो हो जाएगा। लेकिन जो अभी है प्रेजेंट में, उसको आप ध्यान में रखो और पढ़ते जाओ। बाकी जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आप हमको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, उसका समाधान होगा आपका। तो अब इसके बाद जो कल हमने बताया था, उसके बाद है लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। लिंग गुणसूत्रों में जीन लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। मतलब क्या होता है कि जो जीन्स लिंग गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, वो कभी कभी क्या करने लगते हैं, दैहिक गुणसूत्रों वाले लक्षण को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। मतलब जो दैहिक गुणसूत्र का काम होता है, जिन लक्षणों को नियंत्रित करना, दैहिक गुणसूत्रों का काम होता है, उन लक्षणों को ये लिंग गुणसूत्र में जो जीन उपस्थित होते हैं वो नियंत्रित करने लगते हैं। मतलब दैहिक गुणसूत्रों का काम लिंग गुणसूत्र पे उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो करने लगते हैं, तब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक। तो सीधी सीधी बात है कि जब दैहिक गुणसूत्रों को नियंत्रित करने का कार्य लिंग गुणसूत्र करने लगे, जो जिसको नियंत्रित करते हैं दैहिक गुण, जैसे दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जिस लक्षण को वो नियंत्रित करते हैं, तो उन लक्षणों को लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं वो लक्षण नियंत्रित करने लगते हैं। दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 होते हैं, मतलब 44 होते हैं, और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक। तो इन 2 लिंग गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित होता है वो दैहिक गुणसूत्रों के लक्षणों को क्या नियंत्रित करने लगते हैं। तो जब वो नियंत्रित करने लगेंगे तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। अब इसमें लिखा है कुछ आनुवांशिक रोग लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स, कुछ आनुवांशिक रोग लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स, कुछ आनुवांशिक रोग लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। मतलब कुछ आनुवांशिक रोग, जैसे ये आनुवांशिक रोग 3 टाइप के होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन टाइप के होते हैं, तो के कारण होते हैं। ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं,
जो जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र जीन्स कहते हैं। तो ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं किंतु दैहिक लक्षणों का नियंत्रित करते हैं, मतलब स्थित तो है वो लिंग गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र में जो जीन्स उपस्थित होता है उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो लिंग संलग्न लक्षणों का ही नियंत्रण करेंगे। जो लिंग संबंधी लक्षण होते हैं उन्हीं का नियंत्रण करेंगे। लेकिन क्या होता है जब ये रोग किसी में उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्रों के जीन्स होते हैं वो दैहिक गुणसूत्रों के लक्षण को नियंत्रित करते हैं। दैहिक गुणसूत्रों के लक्षण क्या होते हैं? शरीर का आकार बनाना, शरीर का स्ट्रक्चर बनाना, शरीर के अंदर का ढांचा बनाना, उनमें मुख्य लक्षण और उनकी मतलब पावर को बनाए रखना। किसी के अंदर कम पावर होती, किसी के अंदर ज़्यादा पावर होती, मतलब इन्हीं सभी लक्षणों का काम होता है। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनका काम होता है ये सब लक्षण का नियंत्रित करना। और दैहिक जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्रों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, सबका अलग अलग कार्य होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब ये रोग उत्पन्न हो जाता है तो लिंग गुणसूत्रों के जीन्स दैहिक गुणसूत्रों के लक्षण को नियंत्रित करने लगते हैं। इन्हें लिंग संलग्न जीन्स तथा आप जब नियंत्रित करने लगते हैं तो इन्हें लिंग संलग्न जीन्स कहते हैं और इससे प्रभावित लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। और जब इस प्रकार की अवस्था आ जाती है कि लिंग संलग्न जो जीन्स होते हैं दैहिक लक्षणों को नियंत्रित करने लगते हैं तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण। क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। अब लिंग संलग्न लक्षण क्या है? जो लिंग गुणसूत्र के जीन्स होते हैं वो दैहिक गुणसूत्रों के जीन्स के लक्षण को रिप्रेजेंट करने लगते हैं या नियंत्रित करने लगते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण। मतलब क्या होता है? जबरदस्ती दूसरे के कार्यों को बाधा पहुंचाना और अपने अनुरूप कार्य कराना। ठीक, वैसे कार्य तो नहीं है, इसके लिए तुम उचित नहीं हो, लेकिन जबरदस्ती जाता है और अपने अनुसार कार्य कराने की कोशिश करता है। ठीक, सीधी भाषा में अगर समझे तो ऐसे लक्षणों को हम कहते हैं लिंग संलग्न लक्षण। अब ऐसे लक्षण कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। इन लक्षणों को 3 प्रकार से बांटा गया है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक्स संलग्न लक्षण। संलग्न लक्षण, एक्स संलग्न लक्षण पहला है। आप तो 10:30 बजे आउट हैं? ठीक, आज हम 10:30 बजे तक पढ़ाने ना, 10 से बा क्लास स्टार्ट करने उनकी एजी वालन की। लेने ऊपर नहीं पढ़ाने, ऊपर नहीं पढ़ाने। ठीक, तो ऐसे लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एक्स संलग्न लक्षण, दूसरा होता है वाई संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण, तीसरा होता है एक्स वाई संलग्न लक्षण। ठीक, तो जो लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तो वो ऐसे लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक्स संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण और एक्स वाई संलग्न लक्षण। ठीक, अब हम तीनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि ये एक्स संलग्न लक्षण होता क्या है, वाई संलग्न लक्षण होता क्या है, एक्स वाई संलग्न लक्षण होता क्या है। ठीक, तो डिटेल में जानने से पहले हम इसको थोड़ा समझ लेंगे उपरी तौर पर। तो एक्स संलग्न लक्षण का मतलब ये होता है
कि जो जीन्स लिंग गुणसूत्रों में जो जीन्स उपस्थित होता है वो एक्स पर हो। जैसे फीमेल क्या होता है एक्स वाई, फीमेल के जो जीन्स क्या होते हैं एक्स वाई, मेल नहीं मेल के होते हैं ये, और फीमेल के क्या होते हैं एक्स एक्स। ठीक, तो एक्स सहलग्न लक्षण का मतलब होता है ये जीन्स केवल एक ही एक्स पर हो, या तो इधर हो या इधर हो, एक ही एक्स पर उपस्थित हो, तो ये कहलाते हैं एक्स सहलग्न लक्षण। मतलब वाई पर स्थित ना हो या दोनों एक्स पर स्थित ना हो, केवल एक ही एक्स पर ये जीन्स उपस्थित हो, ये होता है एक्स सहलग्न लक्षण। अब वाई सहलग्न लक्षण में क्या कहते हैं एक्स वाई एक्स एक्स, तो ये जो जीन्स होता है वाई पर स्थित होता है, तो इसे हम कहते हैं वाई सहलग्न लक्षण। और एक्स वाई सहलग्न लक्षण में क्या होता है एक्स और वाई दोनों पर स्थित हो, ये जीन्स, तो ये होता है एक्स वाई सहलग्न लक्षण। इनसे भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले एक्स सहलग्न लक्षण, देखो सिर्फ जो तीन हमने लिखवाए एक्स सहलग्न लक्षण, वाई सहलग्न लक्षण और एक्स वाई सहलग्न लक्षण, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो एक्स सहलग्न लक्षण से उत्पन्न रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया वर्णांथा, इनके बारे में भर हम पढ़ेंगे। बाकी वाई सहलग्न लक्षण से रोग उत्पन्न होते हैं, एक्स वाई सहलग्न लक्षण से रोग उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मोस्ट नहीं है। मोस्ट क्या है, इनके द्वारा जो एक्स सहलग्न लक्षण के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उन दो रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो हम नीचे आपको इनके नीचे हम आप बता देंगे। दो ही रोग होते हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक्स सहलग्न लक्षण। तो एक्स सहलग्न लक्षण में क्या लिखा है, इनमें इनसे संबंधित जीन्स केवल एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। इनसे संबंधित जीन्स, इसमें संबंधित जीन्स केवल एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। मतलब इनसे जो संबंधित जीन्स होता है केवल एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते। अब असमजात खंड क्या होती, असमजात मतलब समान ना हो, जैसे एक्स 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 वाई, तो ये है असमजात खंड, ये समजात खंड है। तो असमजात खंड पर ऐसे जीन्स उपस्थित होते हैं, मतलब इस एक्स में ये जीन्स उपस्थित होते हैं। तो ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं हम, एक्स सहलग्न लक्षण। ठीक, पाए जाते हैं। वाई गुणसूत्र पर इनमें संबंधित जीन्स नहीं पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते हैं ये जीन्स, सिर्फ एक्स पर ही पाए जाते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, एक्स सहलग्न लक्षण। इनकी वंशागति माता से उनकी नर संतान तथा संतान से उनकी पुत्री में होती है। तो देखो इनकी वंशागति, अब जो ऐसी वंशागति होती है, जो अगर ऐसी स्थिति आती है तो इनकी वंशागति क्या होती है कि इनकी वंशागति माता से उनकी नर संतानों में, मतलब क्या होता है, जो माता होती है उनकी नर संतानों में जाती है। मतलब माता जो होती है वो क्या होती है, माता होती है क्या, वाहक। माता क्या होती है, वाहक। माता से उनकी नर, ओनली नर संतानों में जाती है, जो पुत्र होंगे उन्हीं में जाएंगी, और जो पुत्री कोशिकाएं होंगी तो उनमें ये वाहक का ही कार्य करेगी। जैसे ये माता है, माता में से जो नर पैदा हुए या मादा हुई, तो मादा क्या होगी, इस रोग से, नर क्या होगा, इस रोग से ग्रसित होगा। मादा जो होगी वो सिर्फ वाहक का कार्य करेगी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन लक्षणों को ले जाएगी और नर ग्रसित होगा। जैसे आप मान के चलो हीमोफीलिया की हम वंशागति पढ़ते हैं, हीमोफीलिया में क्या होता है, जैसे
एक्स 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 वाई, तो एक्स क्या है, ये वाहक है मतलब, और मादा क्या होती है, इसकी वाहक होती है। मादा जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें मादा जो होती है इसकी वाहक होती है। और देखो हीमोफीलिया रोग का एक मुख्य लक्षण ये होता है, जो मादा होती है, जैसे माता है, जैसे किसी के पिताजी हैं, उसकी शादी उसकी माताजी से हुई, 2 पुरुष हैं स्त्री पुरुष, उनकी शादी हो गई, और स्त्री हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है या वर्णांधता से ग्रसित है, हीमोफीलिया या वर्णांधता से ग्रसित हो, तो माता रोगी तो होगी लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो केवल वाहक का कार्य करेगी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उन लक्षणों को ले जाएगी। लेकिन जो नर होंगे उस रोग से ग्रसित होंगे, मादा नहीं होगी उस रोग से ग्रसित। जैसे 2 नर हुए, 2 बच्चे हुए उसके, तो जो नर होंगे वो क्या होंगे, उस रोग से ग्रसित होंगे, और 2 पुत्रियां हुई तो वो पुत्रियां वाहक हो गई, उनकी जिससे शादी होगी उनमें भी वैसे ही लक्षण जाएंगे। ठीक, वो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से, जब हम आपको हीमोफीलिया और वर्णांधता पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक, तो ये तो हो गए एक्स सहलग्न लक्षण। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कौमा वर्णांधता, ये दो रोग ऐसे होते हैं। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, इसे रक्ताल्पता भी कहते हैं, रक्त अधिक बहता है, अगर कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त कंटिन्यू बहता ही रहता है, बड़ी मुश्किल से बंद होता है, तो वो कहलाता है हीमोफीलिया। और वर्णांधता क्या होती है, इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये आंखों में उत्पन्न होती है जिससे हम लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। जो वर्णांधता रोग से ग्रसित होते हैं उनको रेलवेज में नहीं रखा जाता और आर्मीज में बहुत सी चीज़ों में नहीं रखा जाता, क्योंकि क्या होता है कि ये लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते, इनको समझ में नहीं आता कि लाल कौन सा है और हरा कौन सा है, मतलब एक से दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये रोग ऐसे होते हैं और ये रोग वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वाई सहलग्न लक्षण की। दूसरा पॉइंट है वाई सहलग्न लक्षण, वाई सहलग्न लक्षण। तो वाई सहलग्न लक्षण क्या है, ऐसे लक्षण जिसके जीन्स वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वाई सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। जिनके जीन्स वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जैसे एक्स वाई है तो इसमें स्थित होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, वाई सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। मतलब वाई गुणसूत्र पर स्थित है और ये असमजात खंड पर ही होते हैं, समजात खंड में तो वाई होता ही नहीं है। समान गुणसूत्र क्या है, इनमें तो वाई होता ही नहीं, तो यहीं पर होता है। ठीक, तो ऐसे लक्षण वाई सहलग्न लक्षण, इन लक्षणों की वंशागति केवल नर द्वारा, केवल उसकी नर संतानों में ही होती है। तो ऐसे लक्षणों की वंशागति केवल नर द्वारा उसकी नर संतानों में ही होती है। जैसे इनका क्रॉस कराया एक्स एक्स से, अलग हो गए एक्स 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 वाई। ठीक, अब इसने इससे क्रॉस करा तो बचा एक्स एक्स, कुछ नहीं है, इसने इससे कराया तो एक्स वाई इसमें आ गया, फिर इसका इससे हुआ एक्स एक्स, कुछ नहीं है, फिर इससे इसको इससे कराया एक्स वाई इसमें आ गया। तो उसमें लिखा है कि इसकी वंशागति केवल नर द्वारा, केवल नर में ही, नर संतानों में ही जाती है, नर द्वारा। ये क्या है, नर है, नर द्वारा केवल नर संतानों में ही जाती। यहां पर देखो वाई में उपस्थित है जीन, एक्स वाई में उपस्थित, इधर एक्स वाई में, तो ये क्या नर है, ये नर है। मादा में नहीं जाती, मादा नॉर्मल रहती है, मादा सामान्य रहती है, बाकी नर में ही इसके लक्षण जाते हैं। मादा क्या रहती है, सामान्य रहती है। तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं, वाई सहलग्न लक्षण कहते हैं, कि जो नर में जाती हो, मादा में सामान्य रहती हो। ठीक,
अब नेक्स्ट है आपका एक्स वाई सहलग्न लक्षण। एक्स वाई सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? तो ऐसे लक्षण के जींस एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों असमजात खंडों पर पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण के जीन्स एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं। मतलब एक्स और वाई दोनों में पाए जाते हैं। दोनों असमजात खंडों में ऐसे जीन्स जैसे एक्स गुणसूत्र हुआ, वाई गुणसूत्र हुआ, ये असमजात है, दोनों खंडों में पाए जाते हैं। एक्स के ऊपर भी ऐसे जीन्स उपस्थित रहते हैं, वाई पर भी ऐसे जीन्स उपस्थित रहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसे हम कहते हैं एक्स वाई सहलग्न रोग। एक मिनट, जो वाई सहलग्न लक्षण था, वाई सहलग्न लक्षण, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है हमको। ठीक, हाइपर ट्राइकोसिस्ट, हाइपर ट्राइकोसिस, ये एक एग्जाम्पल है उसका। ये हाइपर ट्राइकोसिस रोग होता है वाई सहलग्न लक्षण में। ठीक है, ये हम बताना भूल गए। ठीक, तो ये आप लिख लेना, वैसे हम पीडीएफ में तो आपको भेज ही देंगे, तो उससे लिख लेना। तो हमने बता दिया, दूसरे का एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक, दोनों असमजात खंडों पर ऐसे जीन्स उपस्थित होते हैं, एक्स वाई सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? एक्स वाई सहलग्न लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों की वंशागति नर एवं मादा दोनों में समान रूप से होती है। मतलब ऐसे लक्षणों की वंशागति नर और मादा दोनों में समान रूप से होती है। अब कैसे होती है? ये क्या हो गया? नर, मादा इधर बना देंगे एक्स एक्स, ये क्या हो गई? मादा हो गई। ठीक, युग्मक बनेंगे एक्स 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 वाई, इनमें जीन उपस्थित कर देंगे ऐसे। अब ये इससे फ्यूज करेगा, क्या बनेगा? एक्स एक्स, ये इससे फ्यूज करेगा एक्स वाई, इससे फ्यूज करेगा एक्स 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 वाई। मतलब नर और मादा में समान रूप से हुई। नर और मादा में सब में क्या है? जीन उपस्थित हुए, इधर एक्स में, इधर वाई में, इधर एक्स में, इधर वाई में। तो ये क्या हो गई? मादा नर, मादा नर। मतलब नर और मादा में समान रूप से होती है। ऐसे लक्षणों की वंशागति नर और मादा में समान रूप से होती है। ऐसे लक्षणों को हम कहते हैं एक्स वाई सहलग्न लक्षण। अब हमने तीनों प्रकार के लक्षण पढ़ लिए। अब जो पहला लक्षण था एक्स सहलग्न लक्षण, एक्स सहलग्न लक्षण में दो रोग उत्पन्न होते हैं, एक तो हीमोफीलिया, दूसरा वर्णांता। अब हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होती है और वर्णांता की वंशागति कैसी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हीमोफीलिया और वर्णांतता की वंशागति कैसे होती है ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखना, जो हीमोफीलिया और वर्णांतता होता है वो एक्स सहलग्न लक्षणों के द्वारा उत्पन्न होता है ऐसे रोग। ठीक, तो एक्स सहलग्न लक्षणों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वही होते हैं हीमोफीलिया और वर्णांतता। उनको हम नीचे कल के वीडियो में दोनों को नीचे हम बता देंगे, तो आप इसके बाद उसको लिख लेना। ठीक, और उन दोनों को बताने के बाद ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमको पूछ सकते हैं पर्सनली तौर पर, उसका हम समाधान कर देंगे। ठीक है, तो हीमोफीलिया और वर्णांतता बताएंगे हम कल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे, बाकी अब हम कल बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।